Good morning, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. Sorry, क्या हो गया? Good evening, good morning, सारा हो गया। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दिया था ना? कॉलिजन शुरू करने वाले थे आज। क्वेश्चंस हो रहे थे सर। क्वेश्चंस उसके कर रहे थे। क्वेश्चंस हो रहे थे, हो गए थे। क्वेश्चंस भी हो गए थे? यस सर, यस सर, हो गए थे। अच्छा, ठीक है। So, today I am starting a new topic. Collision. Collision. Today I am starting a new topic, collision. देखिए, कॉलिजन फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो समझना है कि कॉलिजन है क्या। कॉलिजन है क्या, है ना? कॉलिजन से समझते क्या है ना? इन चीजों को पहले देखते हैं। कॉलिजन है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर सेम लाइन में अगर कोई बॉडी आ रही है, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी है। कॉलिजन तब संभव है जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो। इन दोनों के बीच कोई अगर रिलेटिव मोशन हो, देन ओनली कॉलिजन संभव है। अगर दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या कॉलिजन संभव है? या दोनों रेस्ट पर हो तो क्या कॉलिजन संभव है? कॉलिजन के लिए जरूरी है कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, दोनों मासेस के बीच कोई ना कोई रिलेटिव मोशन, ठीक है। कॉलिजन के लिए क्या जरूरी है कि दो मासेस अगर आपके पास है तो दोनों मासेस के बीच रिलेटिव मोशन, ठीक है। जैसे एक m1 है और एक m2 है। आइए पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए ये मास m2 है तो ये m1 है। ये इसकी तरफ मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रहा है, ये रेस्ट हो सकता है। या इसकी तरफ ये v1 से जा रहा हो और इसकी तरफ ये v2 से आ रहा हो, m1 m2। या ये v1 से जा रहा हो और ये v2 से जा रहा हो, एंड v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, ठीक है। या ये रेस्ट पर हो, यस सर, और ये आपको इसकी तरफ जा रहा हो v2 से, ठीक। या ये इधर जा रहा हो v1 से और ये जा रहा हो इधर v2 से, सच दैट v2 इज ग्रेटर देन v1। ये सारे कंडीशंस होंगे तभी कॉलिजन संभव है। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। एक और चीज जरूरी है इसके लिए, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन, मान लो कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, ये कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर आ रहा है, तो क्या इसके बीच कॉलिजन होगा? नो सर, नहीं होगा। कोई पार्टिकल इधर जा रहा हो और कोई पार्टिकल इधर जा रहा हो,
क्या इसके बीच कॉलिजन संभव है? कॉलिजन संभव ही नहीं है। नो सर। कॉलिजन के लिए क्या जरूरी है कि दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन हो और दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन है वो सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ मोशन जो है वो सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये एक बॉडी M1 है और ये एक बॉडी M2 है। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसलिए बोलते हैं कि सारा का सारा जो एनर्जी मोमेंटम का जो ट्रांसफर होता है वो इसी लाइन के अलोंग होता है। और जब दोनों ऑब्जेक्ट टकराते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट टकराते हैं, समझिए इसको, तो ये हो जाता है आपका ये इस पे 90 डिग्री होता है, जिसको हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग कॉमन टैंजेंट जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो हमेशा कॉमन टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बताइए कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर कॉलिजन? What should be the condition for the collision of two bodies? First, there must be some relative motion between both bodies. दूसरा, motion between bodies must be in the direction of line of impact। अब आप कह सकते हो कि सर कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इधर की ओर जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, तो क्या इसके बीच का कॉलिजन हम कह सकते हैं कि होगा कि नहीं? तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर ये V1 है, देखिए ये V1 है और ये कोई एंगल θ1 बना रहा है, ये V2 है, ये कोई एंगल θ2 बना रहा है, तो जो इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है V1 cos θ1 और ये V2 cos θ2, ये वाली वेलोसिटी जो है वो कॉलिजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। होल V1 V2 कॉलिजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। कॉलिजन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगी? V1 cos θ1 और V2 cos θ2। दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूं कि मोशन बिटवीन बॉडीज मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एग्री? Yes, sir. एग्री ना? Yes, sir. How you will define line of impact and how you will define common tangent? How you will define line of impact and how you will define common tangent?
देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट को हम कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग center of mass of both bodies. Line joining center of mass of both bodies is defined as line of impact and common tangent. Common tangent हम लोग कहेंगे the line passing through common point of both bodies after collision. Line passing through common point of both bodies after collision. And ये बहुत ही अंडरस्टूड है, दोनों बॉडी जब कोलाइड करेंगे, तो ये जो है आपका इसको हम सीटी बोलेंगे, और इसको हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट को एक और नाम से जानते हैं, इसको आप सीएन भी बोल सकते हैं, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, आप इसको कॉमन नॉर्मल भी बोल सकते हैं, कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल हो जाएगा। एग्री? सब कुछ समझ में आ गया बेटा? सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अच्छी बात। देखिए, कौन कौन से लॉ कॉलिजन में वैलिड होंगे और कॉलिजन को हम कितने तरीके में से बांट सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा टाइप्स ऑफ कॉलिजन। टाइप्स ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। किस तरह की टक्कर हुई है, ठीक है ना, इम्पैक्ट के बेसिस पर हम लोग टाइप ऑफ कॉलिजन कर रहे हैं। तो दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट है हेड ऑन कॉलिजन और दूसरा है आपको ऑब्लिक
कॉलिजन। दूसरा है आपको ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या है समझिए। हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन को डिफरेंस करता हूं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी अगर बॉडी के पास वेलोसिटी दोनों बातें समझिएगा। यहाँ v1 अगर v2 से बड़ा है और यहाँ तो जरूरत ही नहीं। इफ both along कॉमन नॉर्मल। यदि दोनों बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कॉमन नॉर्मल के लाइन के अलोंग हो, ठीक है, या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो, देन इट इज कॉल्ड हेड ऑन कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन पे आते हैं। ऑब्लिक कॉलिजन पे आते हैं। ये इधर आया और ये मान लीजिए कहीं इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये v1 है, v2 है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इफ both body have velocity not in the क्या ये दोनों डिफिनेशन समझ में आया आप लोग को? क्या ये दोनों डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? आयुष, पूजा, सपना, आर यू देयर? यस सर, क्लियर है। कृतिका एंड आशिका क्लासरूम। दोनों डेफिनेशन क्लियर है? ये हुआ बेसिस ऑन द यस सर। इम्पैक्ट। यस सर, क्लियर है। कैसा इम्पैक्ट है?
कर किस तरीके का है, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ कॉलिजन बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉलिजन बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। एक क्लासिफिकेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। और इसमें तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका इलास्टिक कॉलिजन, जिसके लिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर collision of system of mass। दो मासेस, तीन मासेस अगर कोलाइड कर रहे हैं तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए क्या होता है कि टोटल सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। दूसरी बात उठती है इनइलास्टिक कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is greater than kinetic energy after collision। इसका मतलब है कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इज देयर। इट मीन्स a loss of kinetic energy is there। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है, नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज देयर। और तीसरा जो है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is very greater than kinetic energy after collision, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई in this type of collision. Both bodies
टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, एक साथ चिपक जाते हैं। दोनों बॉडी जो है वो एक साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, सेपरेट ही नहीं होते। क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को? इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, क्या ये डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ठीक है, कॉपीड सर। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। तीनों कॉलिजन क्लियर है? तो हमने कॉलिजन को दो तरीके से बांटा, एक यस सर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे बांटा, किस तरह का इम्पैक्ट है, तो उस पे हेड ऑन कॉलिजन है और सीधा टक्कर है, और एक ऑब्लिक कॉलिजन है, तिरछा टक्कर है। और एक है आपका, वो एक तरीके से कर सकते हो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, और ये जो हो गया काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस बोल सकते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, हेड ऑन कॉलिजन एक कहने के लिए चीज ठीक हो गया, अब उस पर आगे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बात नहीं उस पर करना है। अब जो भी हम पढ़ेंगे हेड ऑन में ही पढ़ेंगे, हेड ऑन कॉलिजन में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे हेड ऑन कॉलिजन, और इसी के अंदर ये तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही ऑब्लिक के अंदर भी तीनों पढ़ेंगे, पहले हेड ऑन के अंदर पढ़ते हैं। तो हेड ऑन कॉलिजन में अगर मैं तीनों चीजें पढ़ रहा हूं, फर्स्ट है हेड ऑन कॉलिजन से ये बात क्लियर हो गई कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ both bodies will be along line of impact. Direction of motion of both bodies will be along line of impact. तो हेड ऑन कॉलिजन में हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा, वही आपका क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इलास्टिक कॉलिजन। देखिएगा, दो बॉडी, ये मास m1 है, ये v1 इसकी वेलोसिटी है, और ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, और इसकी वेलोसिटी 2 है। ठीक है, ये टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होगा? देखिए, पहले टकराने से पहले क्या होगा, ये बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन है। टकराने के दौरान क्या होगा समझिएगा इसको, दोनों बॉडी जो है
इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा ना कि थोड़ा सा एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और दोनों क्या है, एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे, कॉमन वेलोसिटी। ये m1 है, ये हो गया तुम्हारा ड्यूरिंग कॉलिजन। फिर क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे दोनों, ये m1 पहले जैसा हो जाएगा और ये m2। अभी जो गड्ढे पड़े और इस सब का क्या मतलब है समझो। जब दोनों बॉडी टकराए, जब दोनों बॉडी टकराए और दोनों में जो गड्ढे पड़े, उस गड्ढे का क्या सेंस है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन स्टोर हो गई जाकर उस मास में, इसलिए गड्ढे पड़ गए। और जब वापस सेपरेट हुए तो क्या हुआ कि वो गड्ढे वापस पहले जैसे हो गए। तो क्या हुआ कि जो एनर्जी डिफॉर्मेशन में गई थी, जो एनर्जी डिफॉर्मेशन में कंज्यूम हुई थी, वो वापस रिफॉर्मेशन में मिल गई। जो एनर्जी डिफॉर्मेशन में गई वो वापस रिफॉर्मेशन में मिल गई, मतलब जो गड्ढे पड़े वो वापस गड्ढे ठीक हो गए। इज दैट ओके? तो आप कह सकते हो कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन डिफॉर्मेशन बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन डिफॉर्मेशन। जितना एनर्जी डिफॉर्मेशन में कंज्यूम हुआ है उतना ही एनर्जी वापस इसको रिफॉर्मेशन में हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे, ये डिफॉर्मेशन होने जा रहा है, ये रिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन हुआ, ये रिफॉर्मेशन हो गया, वापस अपने प्रीवियस शेप में आ जाना ही रिफॉर्मेशन कहलाता है। और पहले वाले शेप का बिगाड़ना क्या कहता है, डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी का अगर शेप चेंज होता है या बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए और वापस वो रिफॉर्म होके काइनेटिक में मिल गए। क्लियर है? इसीलिए यस सर। इसीलिए यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसीलिए यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि जितना एनर्जी डिफॉर्मेशन में गया था उतना एनर्जी वापस रिफॉर्मेशन में मिल गया। इज दैट ओके? एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, मोमेंटम ऑफ बॉडीज before collision is equal to momentum during collision is equal to momentum after collision। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन। मतलब ये हो गया कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू m1v1 प्लस m2 ठीक है।
मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कॉलिजन जो है वही मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग कॉलिजन है और वही मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर कॉलिजन। एनी डाउट हियर? नो सर। समझ में आया? इलास्टिक कॉलिजन में आपका जो है कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एक और चीज है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u1 ज्यादा होगा u2 से तभी तो कोलाइड कर रहा होगा, तो u1 माइनस u2 बराबर हो गया किसका, अब v2 ज्यादा होगा तभी तो सेपरेट हो रहा होगा, v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के यहां बराबर आता है। तीनों पार्ट क्लियर है इलास्टिक कॉलिजन का? क्योंकि ये हेड ऑन टाइप का है इसलिए इसको हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन भी बोलते हैं। इसको हम लोग हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन भी बोल सकते हैं या सिंपली इलास्टिक कॉलिजन भी बोल सकते हैं। एनी डाउट है? नो सर। चलिए इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। लिख रहे हैं अभी बच्चे? नो सर लिखिए। ठीक है। अब बात उठती है इन इलास्टिक कॉलिजन। सेकंड जो है इसका क्या है, इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक के बाद क्या हो गया, इन इलास्टिक कॉलिजन। बॉडी देखो यहां पर, ये टकराया इससे और इससे क्या होगा, इससे टकराया, ठीक है। ये क्या होगा, ड्यूरिंग कॉलिजन ये m1 m2 कॉमन वेलोसिटी v से जाने लगे और आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, ये सेपरेट हुए। सेपरेट तो हुए लेकिन पूरे के पूरे गड्ढे नहीं भरे, मतलब थोड़े गड्ढे रहे, ठीक है। m1 m2 v1 v2 थोड़े गड्ढे रह गए, मतलब ये पहला हुआ, ये बिफोर कॉलिजन हुआ, ड्यूरिंग कॉलिजन एंड ये हो गया आपको आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। अब समझिए पहला तो चीज है
energy of deformation is greater than energy of reformation. And why I am saying this? क्योंकि जितने गड्ढे हुए थे, जितना डिफॉर्मेशन हुआ था, कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई, कुछ डिफॉर्मेशन रह ही गया। तो डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी गई वो पूरा का पूरा रिकवर नहीं हुआ, कुछ एनर्जी का डिफॉर्मेशन का जो पार्ट है वो रह ही गया। इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन में एनर्जी हमने दिया है वो एनर्जी पूरा का पूरा रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिफॉर्मेशन। दूसरी बात ये होगी, जो मोमेंटम है मोमेंटम बिफोर collision, momentum during collision and बराबर momentum after collision। ठीक है, बिफोर कॉलिजन बराबर ड्यूरिंग कॉलिजन बराबर आफ्टर कॉलिजन। तीसरा जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसलिए कि जो रिफॉर्मेशन उतना एनर्जी मिली नहीं, तो सेपरेट जो हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। क्या ये पार्ट क्लियर है? चौथा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is greater than kinetic energy after collision. So some loss of kinetic energy, वो kinetic energy गई कहाँ? goes into form of deformation of bodies. So some loss of kinetic energy goes into form of deformation of bodies. डिफॉर्मेशन जो हुआ है उससे पूरी जो रिकवरी नहीं हुई, तो सारा का सारा वो जो डिफॉर्मेशन के लिए एनर्जी गई है वो कहां से गई है? वो काइनेटिक एनर्जी ही तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई थी और वो पूरा का पूरा रिकवर नहीं हुई। इसलिए सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ डिफॉर्मेशन रह गया। इज दैट ओके? ये पार्ट क्लियर है सभी को? Yes, sir. ये पार्ट क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
तीसरा जो है परफेक्टली inelastic collision, perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। इसमें क्या हो जाती है, एक बॉडी गई M1 शेप के U1 से, और दूसरी बॉडी जो M2 है वो U2 स्पीड से गई, और ये जाकर क्या हो गए, और ये एक कॉमन वेलोसिटी है। ये सेपरेट ही नहीं होते, डू नॉट सेपरेट। ये सेपरेट ही नहीं होते हैं। तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी, ये बिफोर कॉलिजन का कॉन्सेप्ट है, ये ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉलिजन। सेपरेट ही नहीं होते, तो जो ड्यूरिंग कॉलिजन है वही आफ्टर कॉलिजन है। पहला, इसके लिए तो एनर्जी ऑफ रिफॉर्मेशन ये 0 हो गया, क्योंकि बॉडी अगर सेपरेट ही नहीं हुई तो जो गड्ढे बने, जो डिफॉर्मेशन हुई, वो डिफॉर्मेशन परमानेंट रह गई, वो रिफॉर्म किया ही नहीं कभी। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिफॉर्मेशन जो है वो 0 हो गया। और दूसरा अगर एनर्जी ऑफ रिफॉर्मेशन 0 हो गई, मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, बोथ बॉडी स्टिक टू ईच अदर, डू नॉट सेपरेट। कहां ऐसा होता है बेटा, ऐसे कीचड़ को अगर किसी चलती ट्रेन के ऊपर फेंक दो तो कीचड़ वापस नहीं आता है, तो चिपक जाता है उससे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, क्योंकि बॉडी सेपरेट ही नहीं होगी, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। और चौथा, काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप कह सकते हो कि मोमेंटम जो है बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन। मोमेंटम जो है कंजर्व है, तो तीनों कॉलिजन में आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन या आफ्टर कॉलिजन, ड्यूरिंग को ही यहाँ आफ्टर भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन सब कंजर्व रहेगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई है, एनर्जी ऑफ रिफॉर्मेशन इज 0 है, बोथ बॉडी स्टिक टू ईच अदर, डू नॉट सेपरेट। क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये पार्ट क्लियर है? सो यहां पर हम लिखेंगे यस सर। M1U प्लस M2U2, बोथ बॉडी क्योंकि चिपक जाते हैं, तो M1 प्लस M2 इंटू एनी डाउट हियर? नो सर। तीनों पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। तीनों पार्ट क्लियर है बच्चों?
चलिए ठीक है, जो बच्चे बायो पढ़ने वाले हैं, बायो वाले सर आ चुके हैं। सो मैं यहीं पे आपको सर एक मिनट सर, हाँ एक मिनट सर, कॉपी कर रहा हूँ। चलिए कॉपी कर लीजिए। ओके सर एक मिनट, अरे मैं तो हटा दिया। अरे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके ओके ओके, रुको जस्ट अ मिनट। तरुण सर, तरुण सर, मेक मी होस्ट Sir, अगेन, yes sir. मेक मी होस्ट। Just give me a moment.